सभी सुनने वालों का आज के इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एकदम सबसे बुनियादी नींव है। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही शानदार और विस्तृत प्रेजेंटेशन है। इसका विषय है भारतीय संविधान, अनुच्छेद 1 से 50 तक। हाँ, और हमारा मुख्य मिशन आज यही है कि हम इस मूलभूत नींव को बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के समझें। मतलब जिसे अक्सर इन्फो ओवरलोड कहा जाता है ना, उससे हमें बचना है। सही कहा। अक्सर जब कानूनी भाषा या संविधान की बात आती है तो बहुत से लोग उन अनुच्छेदों के नंबर और जटिल वाक्यों में उलझ कर रह जाते हैं। एकदम। लेकिन आज का ये सत्र उन सभी सुनने वालों के लिए एक बेहतरीन शॉर्टकट होने वाला है जो इन जटिल जानकारियों को आसानी से समझना चाहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा आसानी भाषा में समझते हैं। आज हम सिर्फ नियमों की कोई लिस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि हम उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जिसने आधुनिक भारत को आकार दिया है। ये बहुत ही सटीक नजरिया है, क्योंकि जब हम इन पहले 50 अनुच्छेदों का अध्ययन करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ इतिहास की किताबों के कुछ पन्ने नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये अनुच्छेद दरअसल एक दर्पण की तरह है, जो ये बताते हैं कि एक देश और समाज के रूप में हम कौन हैं, हमारे मूल्य क्या हैं और हम अपने नागरिकों के लिए कैसा भविष्य चाहते हैं। एक तरह से ये उस पूरे सिस्टम का ऑपरेटिंग मैनुअल है जिसके तहत आज देश काम कर रहा है। और किसी भी मैनुअल की शुरुआत उसके सबसे बुनियादी ढांचे से ही होती है। तो स्रोत के अनुसार भाग 1 से शुरू करते हैं, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन और उसकी टेरिटरी को परिभाषित करता है। जी। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता है। हाँ। और सबसे पहला अनुच्छेद ही एक बहुत मजबूत घोषणा करता है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। बिल्कुल। अब स्रोत सामग्री में इस पूरे ढांचे को समझाने के लिए एक विशेष वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया है, एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी बायस। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। व्यावहारिक रूप से इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसे समझने के लिए हमें सामान्य दिनों और संकट के दिनों के बीच का अंतर देखना होगा। संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि देश में शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई हैं। हाँ, राज्यों की अपनी सरकारें हैं। बिल्कुल। उनके अपने अधिकार क्षेत्र हैं और वे अपने रोजमर्रा के फैसले खुद लेते हैं। ये एक सामान्य स्थिति है। लेकिन जो एकात्मक झुकाव या यूनिटरी बायस वाला हिस्सा है, वो तब सक्रिय होता है जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है, जैसे कोई युद्ध हो गया या राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। ऐसी स्थिति में ये पूरा ढांचा अपने आप एकात्मक यानी यूनिटरी हो जाता है। मतलब सारी शक्तियां एक जगह आ जाती हैं। एकदम सही। केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं ताकि पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर रखा जा सके और तेजी से फैसले लिए जा सके। यही लचीलापन इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। लेकिन जब हम इसी भाग के अनुच्छेद 2 और 3 को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट आता है। इन अनुच्छेदों के तहत संसद को जो शक्तियां दी गई हैं वे सच में बहुत व्यापक हैं। संसद नए राज्यों को शामिल कर सकती है, नए राज्य बना सकती है और मौजूदा राज्यों की सीमाएं भी बदल सकती है। यहाँ तक कि उनका नाम भी बदल सकती है। हाँ, मतलब अगर संसद चाहे तो भारत के नक्शे के अंदर की रेखाओं को पूरी तरह से दोबारा खींच सकती है। क्या राज्य इस प्रक्रिया में कुछ कह सकते हैं? यहीं पर अनुच्छेद 4 एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 के तहत राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलाव करती है ना, तो इसके लिए संविधान में किसी बड़े संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। संसद ये काम सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से कर सकती है। अच्छा, सिर्फ साधारण बहुमत से। हाँ, हालांकि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूर चाहिए होती है और जिस राज्य पर असर पड़ रहा है उस राज्य की विधानसभा की राय भी ली जाती है। तो राज्य की राय मायने रखती है। राय ली जाती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राज्य विधानसभा की वो राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है। मतलब संसद उनकी बात सुन सकती है पर मानना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। अंतिम निर्णय संसद का अपना होता है। ये स्पष्ट करता है कि भारत एक अविनाशी संघ है, लेकिन इसके राज्य विनाशी हैं। समझ गया। तो भाग 1 ने स्पष्ट रूप से जमीन और सीमाओं को तो परिभाषित कर दिया, लेकिन जमीन का कोई मतलब नहीं अगर उस पर रहने वाले लोग ना हों। एकदम सही बात है।
और यहीं से हम नागरिकता या सिटीजनशिप की ओर बढ़ते हैं, जो भाग 2 में है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम 1947 के उस दौर की कल्पना करते हैं जब देश आज़ाद हो रहा था और विभाजन भी हो रहा था। हाँ, विभाजन का दर्द भी था। उस समय ये तय करना कि भारत का नागरिक कौन है, ये तो एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती रही होगी। स्रोत में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का विवरण है। उन्होंने इस पूरी स्थिति को कैसे संभाला? सच कहूं तो उस समय की परिस्थितियां वाकई बहुत अभूतपूर्व थीं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने नागरिकता को अलग अलग श्रेणियों में बांटा। अनुच्छेद 5 उन लोगों के लिए था जो भारत में डोमिसाइल या अधिवास रखते थे, यानी जो मूल रूप से यहीं रह रहे थे, जो हमेशा से यहीं थे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन लाखों लोगों की थी जो सीमा पार कर रहे थे। इसके लिए अनुच्छेद 6 और 7 बनाए गए। लोगों के बारे में है जो पहले पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वापस भारत लौटने का फैसला किया। काफी बारीकी से सोचा गया था। बिल्कुल। इसके अलावा अनुच्छेद 8 उन भारतीयों के लिए था जो विदेशों में रह रहे थे, ताकि वे भी अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें। ये एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण लगता है। उन्होंने हर संभव स्थिति को कवर करने की कोशिश की। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या नागरिकता हमेशा के लिए स्थायी होती है? क्योंकि स्रोत में अनुच्छेद 9 और 11 का विशेष रूप से उल्लेख है। हाँ, अनुच्छेद 9 बहुत ही स्पष्ट है। यह कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। मतलब भारत दोहरी नागरिकता या ड्यूअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं देता है। एकदम सही। और जहां तक भविष्य का सवाल है, संविधान निर्माताओं को पता था कि नागरिकता के नियम समय के साथ बदलने पड़ सकते हैं। न शक्ति दे दी कि वो नागरिकता प्राप्त करने और उसे समाप्त करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो हमारे पास देश की सीमाएं आ गईं और नागरिक भी आ गए। अब सवाल ये उठता है कि इन नागरिकों और सरकार के बीच का रिश्ता कैसा होगा? और यही हमें संविधान के सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक चलता है। स्रोत में एक बहुत ही अहम शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि ये अधिकार जस्टिशिएबल हैं। जस्टिशिएबल। इसका मतलब है कि इन्हें अदालतों द्वारा सीधे लागू किया जा सकता है। लेकिन अधिकारों की मुख्य सूची पर जाने से पहले अनुच्छेद 12 और 13 का जिक्र है, जो थोड़े तकनीकी लगते हैं। हाँ, शुरुआत में ऐसा लगता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या राज्य का मतलब सिर्फ सरकार होता है? नहीं, और यही इस अनुच्छेद की सबसे बड़ी खूबी है। जब संविधान कहता है कि राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, तो अनुच्छेद 12 ये स्पष्ट करता है कि राज्य के दायरे में सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें ही नहीं आती। तो और कौन आता है इसमें? इसमें संसद, विधानसभाएं, नगर निगम, पंचायतें और यहाँ तक कि वो सभी संस्थाओं भी शामिल हैं जो सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं या जिन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है। अच्छा, मतलब दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, ये परिभाषा इसलिए इतनी विस्तृत रखी गई है ताकि नागरिकों के अधिकारों को हर स्तर पर सुरक्षित रखा जा सके। और अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। स्रोत में इसके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। ये अल्ट्रा वायर सुनकर ऐसा लगता है जैसे अदालतों के पास कोई सुपर हीरो वाली वीटो पावर आ गई हो। क्या इसका मतलब यही है कि अदालतें सरकार के बनाए किसी भी कानून को खारिज कर सकती हैं? आपकी ये तुलना काफी हद तक सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब है अपनी शक्तियों के बाहर जाकर काम करना। ओके। अनुच्छेद 13 अदालतों को ये शक्ति देता है कि अगर संसद या विधानसभा कोई ऐसा कानून बनाती है जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता है या कमजोर करता है, तो अदालतें उसे रोक सकती हैं? बिल्कुल। अदालत उस कानून की समीक्षा कर सकती है। अगर वो कानून अधिकारों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो अदालत उसे असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकती है। ये तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे बड़ी ढाल है। एकदम। ये ढाल वाकई शक्तिशाली है। हाँ। अब अगर हम इन अधिकारों की श्रेणियों पर नजर डालें तो पहली श्रेणी समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। हाँ। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 और 16 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट बिंदु ये भी है कि समानता के सख्त नियम के बावजूद समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई है। जी। और इसे समानता के सिद्धांत के अपवाद के रूप में नहीं,
बल्कि उन लोगों को समान धरातल पर लाने के एक साधन के रूप में समझाया गया है जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए थे। हाँ, ये दरअसल वास्तविक समानता और औपचारिक समानता के बीच का अंतर है। इसके अलावा समाज में समानता स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का पूरी तरह से अंत करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों यानी टाइटल्स को समाप्त करता है। उपाधियां मतलब वो जो अंग्रेजों के जमाने में मिलती थी। हाँ, जैसे राय बहादुर या सर जैसी उपाधियां दी जाती थीं जो समाज में एक कृत्रिम ऊंच नीच पैदा करती थीं, उन्हें खत्म कर दिया गया ताकि एक लोकतांत्रिक समाज में कोई भी व्यक्ति जन्म या किसी पुरानी पदवी के कारण खुद को दूसरों से ऊपर न समझे। इसके बाद जो अधिकार आता है वो आजाद समाज की रीढ़ है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की बुनियादी स्वतंत्रताएं देता है। भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, हाँ, और देश भर में घूमने, बसने और अपनी पसंद का कोई भी व्यापार या पेशा चुनने की आजादी। लेकिन अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे देखकर मैं थोड़ा हैरान हूं। क्यों? कागज पर यह सिर्फ एक लाइन है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन स्रोत में इसके साथ एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन यानी विस्तृत व्याख्या लिखा है। एक छोटी सी लाइन इतनी विस्तृत कैसे हो गई? ये भारतीय न्यायपालिका के सबसे शानदार क्रमिक विकासों में से एक है। अच्छा। शुरुआत में जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ इतना था कि सरकार बिना कानूनी प्रक्रिया के आपकी जान नहीं ले सकती या आपको जेल में नहीं डाल सकती। लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसान के जीवन का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है गरिमापूर्ण जीवन, यानी डिग्निटी के साथ जीना। और अगर गरिमा के साथ जीना है तो आपको स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, निजता या प्राइवेसी चाहिए। क्या बात है। इसलिए आज निजता का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, यहाँ तक कि त्वरित सुनवाई का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंदर समाहित मान लिया गया है। ये तो बहुत ही विस्तृत हो गया। बिल्कुल। और इसी विकास के तहत अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये समझना बहुत रोमांचक है कि संविधान कोई स्थिर या रुकावा दस्तावेज नहीं है। ये समय के साथ सांस लेता है और विकसित होता है। एकदम सही है। इसके बाद के अनुच्छेदों पर एक त्वरित नजर डालें तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, जो मानव तस्करी, बेगार और खतरनाक कारखानों में बाल श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं। फिर आता है भारत जैसे देश के लिए बेहद अहम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। यह हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने और प्रचार करने की आजादी देता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी हो और किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स ना लगाया जाए। हाँ, और इसी विविधता को संरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। ये अनुच्छेद मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार देते हैं और उन्हें अपनी पसंद के एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की आजादी देते हैं। अब हम उस अनुच्छेद पर पहुंचते हैं जिसे अक्सर इस पूरे भाग की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि जाहिर है अगर ये सारे अधिकार महज कागज पर लिखे रहें और इन्हें लागू करने का कोई रास्ता ही ना हो तो इनका कोई मोल नहीं। बिल्कुल कोई मोल नहीं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स जारी कर सकता है। स्रोत में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा की सूची है। ये शब्द आम इंसान के लिए बहुत भारी है। क्या हम इन 5 रिट्स को कुछ रोजमर्रा के आसान उदाहरणों से समझ सकते हैं? बिल्कुल, इन्हें आसान भाषा में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। शरीर को प्रस्तुत करो, ओके। मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के हिरासत में ले लेती है। ऐसे में अदालत ये रिट जारी करके आदेश देती है कि उस बंदी को तुरंत जज के सामने पेश किया जाए ताकि अदालत तय कर सके कि उसकी गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। ये तो बहुत सीधा और जरूरी अधिकार है। हाँ। दूसरा है मैंडेमस यानी परमादेश। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये तब काम आता है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना काम नहीं कर रही हो।
उदाहरण के लिए अगर कोई सरकारी विभाग जानबूझकर आपका कोई ऐसा काम रोक कर बैठा है जो उसका कानूनी कर्तव्य है, तो अदालत इस रिट के जरिए उसे वो काम करने का सीधा आदेश देती है। तो एक तरह से मैंडेमिस उस आलसी अधिकारी को जगाने का काम करता है कि भाई उठो और अपना कर्तव्य निभाओ। एकदम सही समझे आप। और बाकी 3? इसके बाद प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध और सर्शोरारी यानी उत्प्रेषण आते हैं। ये दोनों आमतौर पर ऊपरी अदालतों द्वारा निचली अदालतों को जारी किए जाते हैं। अच्छा, अदालतों के बीच? हाँ, प्रोहिबिशन का मतलब है रोकना। अगर कोई निचली अदालत ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे बीच में ही रोकने के लिए ये रिट जारी करते हैं। और सर्शोरारी? सर्शोरारी तब जारी होता है जब निचली अदालत फैसला सुना चुकी होती है, लेकिन उस फैसले में कोई बहुत बड़ी कानूनी गलती होती है, तो ऊपरी अदालत उस फैसले को रद्द कर देती है और मामले को अपने पास मंगा लेती है। समझ गया। और वो आखिरी वाला? अंतिम है को वारंटो, अधिकार पृच्छा, जिसका मतलब है किस अधिकार से। कल्पना कीजिए कि रेलवे स्टेशन पर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टिकट मांग रहा है जो असली टीटी नहीं है। आप उससे उसका आईडी कार्ड मांगते हैं ना? बिल्कुल मांगेंगे। ठीक उसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी या सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है जिसके लिए वो योग्य ही नहीं है, तो अदालत ये रिट जारी करके उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तो इन सब का असल मतलब क्या है? जब हम भाग 3 के इन सभी अनुच्छेदों और रिट्स को एक साथ देखते हैं तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरा तंत्र नागरिक को राज्य की असीमित शक्तियों से बचाने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। लेकिन अब कहानी में एक बदलाव आता है। हम संविधान के भाग 4 में प्रवेश करते हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज। स्रोत के अनुसार ये एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशा निर्देश है। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वह है इन नीति निदेशक तत्वों का गैर न्यायोचित या नॉन जस्टिशिएबल होना। अभी तक हम देख रहे थे कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर सरकार भाग 4 में लिखे इन नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटाकर ये नहीं कह सकता कि सरकार को सजा दी जाए। ये थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? मेरा मतलब है, अगर अदालत इन्हें लागू ही नहीं करवा सकती तो फिर इन्हें संविधान में इतनी प्रमुखता से क्यों रखा गया? इनका आखिर मकसद क्या है? इनका मकसद बहुत दूरदर्शी है। देखिए, जब 1950 में भारत एक नया गणराज्य बना तो देश के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं थे कि वो हर नागरिक को रोजगार, समान वेतन या मुफ्त कानूनी सहायता की तुरंत गारंटी दे सके। हाँ, देश तो नया नया बना था। बिल्कुल। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इन्हें मौलिक अधिकारों में न रखकर निर्देशों के रूप में रखा। ये सरकार के लिए एक तरह से नैतिक दायित्व और एक कंपास की तरह है। कंपास? हाँ, जब भी कोई सरकार नीतियां बनाएगी या कानून पास करेगी तो उसे इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा ताकि देश एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट बन सके जहां संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा हो। अगर हम इन निर्देशों पर गौर करें तो इनमें से कई आज भी लगातार चर्चा में रहते हैं। जैसे अनुच्छेद 39 बात करता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और देश का धन कुछ ही हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए। सही कहा। अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। फिर अनुच्छेद 40 है जो ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की बात करता है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और अनुच्छेद 41 से 43 सीधे तौर पर कामगारों से जुड़े हैं। ये काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मजदूरों को एक ऐसा लिविंग वेज या निर्वाह मजदूरी देने की बात करते हैं जिससे वे सिर्फ जिंदा न रहें बल्कि एक अच्छा जीवन जी सकें। इसी भाग में अनुच्छेद 44 भी है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल। इसके अलावा अनुच्छेद 45 जो बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की बात करता है, और अनुच्छेद 47 जो पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का निर्देश देता है। एकदम सही। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का निर्देश देता है, जबकि 48A पर्यावरण की रक्षा और वनों व वन्य जीवों के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपता है। बहुत व्यापक है ये। हाँ। और अनुच्छेद 50 एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थागत निर्देश है
कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव। मतलब सेपरेशन। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि जो लोग कानून लागू करते हैं वे न्याय करने वालों को नियंत्रित ना करें, ताकि अदालतों की स्वतंत्रता बनी रहे। और अंत में अनुच्छेद 51 ये निर्देश देता है कि भारत अपनी विदेश नीति में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंधों का सम्मान करेगा। स्रोत सामग्री इस भाग के अंत में मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच एक बहुत ही स्पष्ट तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इन दोनों के बीच के इस मुख्य अंतर को हम कैसे समझ सकते हैं? इसका सबसे आसान और गहरा विश्लेषण ये है कि मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। वे व्यक्ति की आज़ादी सुनिश्चित करते हैं और सरकार को तानाशाही रवैया अपनाने से रोकते हैं। इसके विपरीत जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका लक्ष्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बिल्कुल। वे समाज से गरीबी, असमानता और भेदभाव को दूर करके आर्थिक न्याय स्थापित करने का खाका है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही रथ के दो पहिए हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार अगर निकाला जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 1 से 50 भारतीय व्यवस्था की सबसे मजबूत और सबसे अहम नींव का निर्माण करते हैं। जी। अनुच्छेद 1 से 4 ये तय करते हैं कि देश की जमीन और सीमाएं क्या हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तय करते हैं कि इस जमीन पर रहने वाले नागरिक कौन हैं। 12 से 35 उन नागरिकों को मौलिक अधिकार देके उन्हें एक आज़ाद आवाज देते हैं। और 36 से 51 सरकार को ये रोड मैप देते हैं कि उन नागरिकों की भलाई के लिए उन्हें काम कैसे करना है। ये सब मिलकर न्याय, स्वतंत्रता और समानता का एक बहुत ही शानदार विजन प्रस्तुत करते हैं। और हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 50 अनुच्छेद केवल अतीत के दस्तावेज नहीं है। ये हर एक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा और इस पूरे देश को सुचारू रूप से चलाने का वर्तमान ब्लूप्रिंट है। एकदम सही बात है। जब भी न्याय या अधिकारों पर कोई संकट आता है तो पूरी व्यवस्था इन्हीं अनुच्छेदों की तरफ देखती है। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? संविधान के इन पहले 50 अनुच्छेदों ने पिछले 7 दशकों से अधिकारों और स्वतंत्रता की बहुत मजबूती से रक्षा की है और समय के साथ खुद को ढाला भी है। लेकिन आज जब हम एक पूरी तरह से डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकें रोजमर्रा के जीवन का गहरा हिस्सा बन चुकी हैं, हाँ वो तो है, तो क्या भविष्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता और यहाँ तक कि राज्य की परिभाषा जैसी इन बुनियादी अवधारणाओं को इस नई डिजिटल दुनिया के हिसाब से फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी? सोचने वाली बात है। नियंत्रण है। ये एक बहुत ही जबरदस्त और गहराई से सोचने वाला विचार है। क्या ये संभव है कि आने वाले समय में हमें अधिकारों को तकनीक के चश्मे से पूरी तरह से नए सिरे से समझना पड़े? बिल्कुल संभव है। ये निश्चित रूप से सभी सुनने वालों के लिए अपने स्तर पर विचार करने और आगे रिसर्च करने का एक शानदार विषय है। इन बुनियादी अनुच्छेदों की ताकत को समझना और भविष्य की इन चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना ही आज के इस गहन विश्लेषण का असली मकसद था। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से जटिल संवैधानिक संरचनाएं आसानी से समझ में आई होंगी और सुनने वालों को कुछ नया नजरिया मिला होगा। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ